नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था का पार्ट 3 लाए हैं आपके लिए। भाग 3 पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी परीक्षाओं में प्रश्नों की ये सीरीज है। हम इस सीरीज को मात्र 10-12 वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और आपकी पूरी पॉलिटिकल कोई सा भी प्रश्न आपका यूपीएससी लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, वनडे एग्ज़ाम का हो, कैसा भी प्रश्न यदि पॉलिटिकल से पूछा जाए तो हमारी वीडियो से एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या दिए गए हैं? पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है। कथन 2 है, 9वीं सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। तो इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम। इस 9वीं अनुसूची से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 9वीं सूची कैसी अनुसूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती? वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। तो 9वीं अनुसूची में 284 कितने 284 कानून शामिल हैं और यह केंद्र और राज्य की सूची मानी जाती है जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 9वीं अनुसूची को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसमें 284 कानून हैं। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से प्रथम संविधान संशोधन हुआ था? 1951 में। उसके तहत इसे शामिल कर लिया गया। जब संविधान में संशोधित किया था। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31 बी के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। तो 9वीं अनुसूची में जो कानून बनाए गए हैं उसे किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा 31 बी के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। दातव्य है कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी है। कैसी होती है? रेस्पेक्टिव होती है, पूर्वव्यापी होती है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो वह उस तिथि से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 13 कानून शामिल किए गए। तो पैसे हम इसका विशेष वर्गीकरण भी आपको बताएंगे कितने कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो इसमें मात्र 13 कानून थे। इसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अब तक कानूनों की संख्या इसमें 284 हो गई है। समीक्षा के दायरे में 9वीं अनुसूची।
तो अब हम जान लेते हैं 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं सूची में शामिल किए गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो कौन से केस मामला पूछें तो केशवानंद भारती मामला 24 अप्रैल 1973। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इस संविधान पीठ में व्यवस्था की गई है कि किसी भी कानून को बनाने, उसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उसकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय को करेगा। तो आपको 9वीं अनुसूची से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो प्रश्न बन सकता है 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान के संशोधन से जोड़ी गई? तो ये पहला संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था उसके तहत जोड़ी गई। जब यह जोड़ी गई तो इसमें कितने कानून थे? तो उत्तर होगा इसमें कानून थे 13। और अब कितने कानून हैं? तो इसमें अब वर्तमान में कानून हैं 284। और किस मामले के तहत? तो इसका उत्तर होगा केशवानंद केस के तहत या मामले के तहत। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। तो ये 9वीं अनुसूची से प्रश्न आ सकता है। तो अगला प्रश्न है, यदि भारत सरकार का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किस विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य को विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ऑप्शन सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियां किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग हो सकती हैं तो कब? तो उस राज्य में विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। तो इसका विश्लेषण है, संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। तो क्या हो जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 356 लग सकता है। 356(1), यदि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन उस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल में विभिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण में निहित या उससे प्रयुक्त सभी कोई कार्य अपने हाथ में ले सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, 356 के तहत राज्य में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित उस संविधान को किसी उपबंधों के प्रवर्तक को पूर्ण या भागत निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसा अनुशासनिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार का जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग
के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही या समुचित ढंग से आर्थिक है? तो कि याद रखें, निजता का अधिकार जीवन या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहने का मतलब ये कह रहा है निजता का अधिकार। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 व भाग 1 के दिए गए राज्य के नीति निर्देश तत्व। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 व भाग 2 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ऑप्शन डी है संविधान के 44वें संशोधन। तो निजता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग 2 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। तो इस प्रकार हमारे इसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। तो अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। अनुच्छेद 100 इस संविधान में यथार्थ अन्यथा उपबंधित में के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारणा अध्यक्ष को अथवा सभापति उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा। जो पहला काम हो वो प्रथम मत नहीं दिया जाएगा सभापति उपसभापति के द्वारा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा उस समय प्रयोग किया जाएगा। मत नहीं देगा लेकिन निर्णायक मत देने ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है किसी राज्य में प्रमुख सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन 2 है राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर है ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही गलत हैं। व्याख्या जान लेते हैं। राज्य का मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। राज्य का मुख्य सचिव का जो चुनाव होता है वह मुख्यमंत्री द्वारा होता है। चुनाव किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारिणी आदेश से होती है इसलिए उसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के आदेश से मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है और राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। अवयव पदास्थित मुख्य सचिव भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवा का वरिष्ठतम पद है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का सर्वकार्यस पद है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कार्यकाल मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है जाति और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक अधिकार होता है। तो किसके पास? पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति के पास, दूसरा ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री के पास, तीसरा ऑप्शन समाज कल्याण मंत्री के पास, डी ऑप्शन चेयरमैन ST/SC कमीशन के पास। तो इसका उत्तर हो जाता है भारत के राष्ट्रपति के साथ। भारत के राष्ट्रपति के साथ नहीं के पास होता है। अब हम जान लेते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह विभिन्न जातियों कबीलों के नाम का विशेष सूची में शामिल कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत विभिन्न जातियों और कबीलों के नाम को विशेष सूची में शामिल कर सकता है? 341 के तहत 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के जरिए एक अनुसूची जारी
की जिसे पिछड़ा जाति या जनजाति को शामिल किया गया। बाद में यह श्रेणियां जाति और जनजाति को भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा गया। इस अनुच्छेद में दो मुख्य प्रावधान होते हैं। पहला क्लास में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी भी जाति को सार्वजनिक अनुसूची के जरिए अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। पहले दूसरे में, जबकि इसमें दूसरे क्लाउज में कहा गया है कि भारतीय संसद के राष्ट्रपति की उन जन अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी जाति या समुदाय को इस सूची से बाहर निकाल सकता है। तो दो क्लाउज दिए गए हैं 341, जिसके तहत 341 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जाति अनुसूचित जाति को बाहर भी कर सकता है या विशेष सूची से शामिल भी कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ संबंधित है। और कथन 2 है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यालय से संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो इसका उत्तर होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। और इसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोनों सदनों के सदस्य। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में किया गया? 66 में। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य में विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। तो विधानमंडल में सदस्य नहीं होते। किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी के सदस्य को सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त पद कर दिया गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के क्या पात्र होंगे तभी वह निर्वाचित होगा? तो पहला, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ पद का धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब उस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी हो। तो 14 दिन पहले भी उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है उसे पद से हटाने के लिए। तो उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर ग्रहण नहीं कर लेता। तो पदावधि खत्म होने के बाद भी जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा जब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो कथन 1, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री में मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख होती है। बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होती है। अब इसका हम जान लेते हैं विश्लेषण। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और उसकी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति का पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को इसका वर्णन किया गया है 74 में। तो 75 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान के बारे में कहा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 75वें अनुच्छेद के तहत। और किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की होती है। तो अनुच्छेद 74 के तहत। तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर की जाती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्रिपरिषद में लोकसभा की सीटों से 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। 2003 में 51वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम जोड़ा गया। तो ये ध्यान भैया, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के 15% होगी। यह किस संविधान से जोड़ा गया? तो यह 2003 के 91वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्य के बिना मंत्री बनता है, ये जरूरी है, संसद के सदस्य होना चाहिए। यदि वे बन भी जाता है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। ऐसा न होने पाने पर स्थिति से उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अब मंत्रियों के उत्तरदायित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होते हैं? अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को ऐसे समय में हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास पात्र हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। अगला प्रश्न, मंत्री बनने के 6 महीने बाद सदन का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन सदन के सदस्य का चुनाव किस तरीके से होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है चुनाव द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी है चुनाव या नामांकन द्वारा, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाता है चुनाव और नामांकन द्वारा होना चाहिए। चुनाव। तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों के रूप में एक अन्य प्रावधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 75 के तहत इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति की सदस्य के बिना मंत्री बनता है तो वह 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न होने की स्थिति में उसे अपने मंत्री पद से त्याग देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 में जब आपातकाल लगा था तो प्रधान राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के मध्य 21 महीने का आपातकाल लगा था। 1975 और 77 के मध्य 21 महीने का। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो कब 75 से 77 के मध्य राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। किस अनुच्छेद के तहत? 352 अनुच्छेद के तहत। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल की लागू हो गया। तो पहला आपातकाल कब लागू हुआ? 1975 से 77 के मध्य। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 5वें राष्ट्रपति थे। 1925 में नेहरू से इंग्लैंड की मुलाकात के बाद भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नामित करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो नामित करता है, राष्ट्रपति करता है क्या? प्रधानमंत्री करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है? या इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होता है लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करता है। तो लोक लेखा समिति के बारे में जान लेते। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समिति में से एक है। अन्य 2 समितियां हैं, प्राक्कलन समिति और दूसरी है सार्वजनिक समिति। उपक्रम समिति। संसदीय समिति अनुच्छेद 105 संसद सदस्य के विषय अधिकार, अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया व कार्य हैं। संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार की शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो याद रखें, अनुच्छेद 105 संसद सदस्य के विशेष अधिकार, 118 संसद की प्रक्रिया और कार्य हैं। स्थापना। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई और जिसे माउंट फोर्ट सुधार भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 308 के तहत किया जाता है। तो गठन किसके तहत किया जाता है? 308। अब नियुक्ति। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो लोक लेखा समिति अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। गौरतलब है कि चूंकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, यह केवल एक ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृति के हो। सदस्य। वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य, जिसमें से एक लोकाध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य, राज्यसभा के और सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल हैं। उद्देश्य। इसे यह सुनिश्चित करने उद्देश्य के तैयार किया जाए संसद के द्वारा सरकार को दिया जाएगा धन विशिष्ट और निश्चित पद पर खर्च किया जाए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता। तो कार्य। सरकार के वार्षिक वित्त लेखा और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि में विनियोग की दर्शाने वाला लेखों की जांच करेगा। सदन के समक्ष रखे गए अन्य लेख जिन्हें समिति ठीक समझे, सिवाय उसे सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित हो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति का आवंटन किया हो। सरकार के विनियोग लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखक CAG के प्रतिवेदन के अलावा समिति राजस्व प्रतियां, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा व्यय और स्वायत्त निकायों के लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विशेष लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों की जांच करना। यह समिति सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या प्रक्रिया अन्य दोषों के कारण हुई बचत भी जांच करती है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो क्या है? पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है इसके पास उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जितनी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास आवश्यक होती है। तीसरा है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा है उसे संसद
द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन 2 है 1 और 3, ऑप्शन 3 है 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है 3, 4। तो इसका उत्तर है 1 और 2 सही है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी महालेखा की नियुक्ति की जाती है और योग्यता उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जिसकी सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। अब इसका विश्लेषण। भारत का न्यायवादी एजी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। एजी भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। इसका अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। तो महान्यायवादी पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 76 में किया गया है। और यह संघ का कैसा अंग होता है? तो यह कार्यकारिणी अंग होता है। नियुक्ति और पात्रता। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अथवा वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का अनुभव हो। अर्थात राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कार्यकाल की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं की गई है महान्यायवादी की। तो निष्कासन महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया आधार संविधान में नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति के पर्याप्त पद द्वारा धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके कार्य। ऐसे कानून मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करना उस राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। भारत सरकार की ओर से सभी मामलों जो भारत सरकार के संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की उपस्थित होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति के राष्ट्रपति को द्वारा। तो अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। न्यायालय में किए गए किसी भी सदन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अब अधिकार और सीमाएं। वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त बैठक और संसद की समिति कार्रवाई बोले या भाग लेने का अधिकार है। वह सदस्य नामित किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए है 39वां, बी है 40वां, सी है 42वां और डी है 44वां। तो इसका आंसर होगा 44वां। 44वें संविधान संशोधन के हालांकि जोड़ा गया कि भारत की राष्ट्रपति पहले सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को दोबारा वही सलाह भेजता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न। यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो कब? राज्य का विधानसभा स्वयं भंग हो जाती है जब करते हैं। उस राज्य का विधायक की शक्ति संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा प्रयोग की जाती है। बिल्कुल यही सही है, जब भी प्रयोग करते हैं। तो इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 356 के तहत अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं यदि वह राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य सरकार के संतुष्ट हो जाए तो वह ऐसी स्थिति हो जाए जिसे राज्य का प्रकाशित प्रतिपूर्वक नहीं चलाया जा सकता। तो याद रखें किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो 356 के तहत। अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव, सी हैं एचडी देवगौड़ा और डी हैं मनमोहन सिंह। तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो यदि राष्ट्रपति न हो उपराष्ट्रपति न हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करेगा?
तो ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है भारत का न्यायवादी। तो इसका उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब इसके विश्लेषण। राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 28 मई 1969 राष्ट्रपति अधिनियम के अनुसार जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो या उसकी मृत्यु हो जाती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए कुछ और करें। आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती हमारी वीडियो ज़रूर बताएं। यदि कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, घंटा को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, को ऐप पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम ग्रुप नंबर है ये, इस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिन पर हम प्रतिदिन इन सभी वीडियो की PDF डालते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को फिर कहता हूँ शेयर करो, लाइक करो, दबा के शेयर करो, सब तक पहुँचा दो, आग लगा दो।